चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, ये आपका रसायन विज्ञान रीट एग्ज़ाम से संबंधित सेकंड पार्ट है हमारा इस टॉपिक का, जिसका नाम है पदार्थ की संरचना, और जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक, मिश्रण। इनके बारे में हम देख रहे हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी आरबीएससी बुक से संबंधित हैं उनको मैं आपको रिवाइज़ करवा रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। वैसे आपने बायोलॉजी की अगर प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो मैंने बायोलॉजी पूरी करवा दी है आपको। 32 वीडियोस जो है प्लेलिस्ट में पड़ी है, आप जब चाहे उनको देख सकते हैं। किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं आज के ये पार्ट सेकंड है इस टॉपिक का। इससे पहले मैंने इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है, ये पार्ट सेकंड है। फर्स्ट आप पार्ट जो इसका पहले आप देख लें, ठीक है। चलिए, और विश्वास रखें ये जो सारे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। एक एक आरबीएससी लाइन आपकी उठा दी मैंने इस क्वेश्चनों के अंदर, ठीक है, और एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट आपका। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है आपको बताना है। असत्य कथन कौन सा है आपको बताना है फ्रेंड्स। जैसा कि आप ये फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, मैंने ये जो 4 ऑप्शन यहाँ पे बनाए हैं, हर एक क्वेश्चन या हर एक ऑप्शन जो है वो आपके लिए एक क्वेश्चन बन जाता है। यानी कि एक ही क्वेश्चन में मैंने 4 क्वेश्चन बना दिए हैं आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। एक एक लाइन पे आपके ये क्वेश्चन बन सकता है रीट एग्ज़ाम के लिए। चलिए फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या है, आपको बताना है असत्य कथन। तो भूमिगत जल की पहचान किससे की जाती है आपको बताना है। तो सॉरी, इसके आगे जो लिखा हुआ है ट्राइटियम, जिसको अपने लिखते हैं, इसको H इसके पैरों में जो है 1 लिखा है, परमाणु क्रमांक है, और 3 इसका क्या है, द्रव्यमान संख्या। यानी कि ट्राइटियम की जो उपयोग किया जाता है भूमिगत जल की पहचान करने में। ड्यूटेरियम का उपयोग कहाँ पे होता है, बाहरी जल निर्माण में। कार्बन 12 जो होता है इसका उपयोग कार्बन डेटिंग में करते हैं। और फोर्थ ऑप्शन आपका पूछ रखा है रक्त परिसंचरण की जांच में कोबाल्ट 60 और कैंसर के उपचार में सोडियम 24 उपयोगी होता है। आपको बताना है असत्य कथन कौन सा है। तो ए, ब और स ये तीनों सत्य हैं, लेकिन आपका फोर्थ जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है, ठीक है, यानी कि असत्य कथन है। फिर सत्य क्या है आपको पूछना चाहिए। तो सत्य क्या होगा, रक्त परिसंचरण की जांच में कोबाल्ट 60 का उपयोग नहीं होता, इसके लिए होता है सोडियम 24 का उपयोग होता है। और कैंसर के उपचार में क्या बताओगे आप। कैंसर के उपचार में उपयोग होता है ये कोबाल्ट 60, यानी कि ये उल्टे हो चुके हैं। रक्त परिसंचरण की जांच में तो उपयोग होता है सोडियम 24 का, और कैंसर के उपचार में उपयोग होता है कोबाल्ट 60 का। यहाँ पे उल्टा लिखा होने के कारण ये इसका आंसर रॉन्ग हो चुका है। सही मैंने आपको बता दिया। इससे ऊपर वाले ऑप्शन आपको मैंने बता दिए, सारे सही हैं। ट्राइटियम जो होता है, इसमें अगर आपको पूछें कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है तो आप बताओगे 2 होती है। वहीं आपसे पूछे ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है तो आप बताओगे 1 होती है। और एक इसका समस्थानिक और होता है हाइड्रोजन का, जिसको लिखते हैं H11, इस टाइप से लिखा होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या क्या होती है, 0 होती है, यानी कि प्रोटियम जिसको अपने बोलते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य कथन कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है सत्य कथन कौन सा है, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन है। एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान जबकि परमाणु भार भिन्न भिन्न हों समस्थानिक कहलाते हैं। फर्स्ट आपकी स्टेटमेंट। सेकंड, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न परंतु परमाणु भार समान होता है समभारिक कहलाते हैं। थर्ड ऑप्शन है इसका उपरोक्त दोनों, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है सत्य कथन। तो फ्रेंड्स, दोनों ही कथन क्या है, सत्य हैं। ये मैंने परिभाषाएं आपको बता दी है, समस्थानिक किसे कहा जाता है और समभारिक किसे कहा जाता है। हम जो मात खाते हैं वो कहाँ, यहाँ देखिए फर्स्ट में क्या लिखा है, एक ही तत्व के। अगर यहाँ पे लिखा होता भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, और अगर आपको डेफिनेशन बता देते समस्थानिक की, तो वो रॉन्ग हो जाती। ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा होना चाहिए एक ही तत्व के परमाणु जो होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान जबकि परमाणु भार क्या होता है, भिन्न भिन्न, वो तो होते हैं समस्थानिक। लेकिन समभारिक में क्या हो सकता है, तत्व भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ठीक है। हो सकते क्या हैं, होते हैं। समभारिक में तो तत्व क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ये बात का ध्यान रखना आप। ये परिभाषा बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट, कैथोड किरणें के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। जो कैथोड किरण होती है इसके संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, रीड करते हैं। ये ऋणावेशित होती है,
यानी कि जो किरण है वो ऋणावेशित होती है। कैथोड से एनोड की ओर गमन करती है। विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र का इन किरणों पर प्रभाव पड़ता है और E/m का मान असमान होता है। आपको बताना है असत्य कथन कौन सा है, तो ये लास्ट वाला जो है इसका असत्य कथन है। असमान हो तो ये क्या होता है, समान होता है। तो इन्होंने तो असमान कह दिया, इसलिए ये क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोड किरणों से संबंधित असत्य कथन कौन सा है। ये विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती हैं। E/m का मान नली में भरी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। इन्हें कैनाल किरणें भी कहते हैं। ये धनावेशित होती हैं। आपको बताना है असत्य कथन कौन सा है, तो इसमें फर्स्ट जो है ये विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती, ये असत्य कथन है। तो सत्य कथन क्या होगा कि ये विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या का सूत्र क्या है। ऑप्शन आपके सामने, आपको आंसर देखना है कि द्रव्यमान संख्या जब ज्ञात करनी होती है तो उसके लिए अपने कौन सा सूत्र काम में लेते हैं। तो फर्स्ट काम नहीं आएगा, थर्ड काम नहीं आएगा, फोर्थ भी काम नहीं आएगा। राइट आंसर क्या है इसका, A=Z+N। ठीक है, यहाँ पे A का मतलब द्रव्यमान संख्या, Z का मतलब परमाणु क्रमांक, जिससे अपने को प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता लगता है, और N से मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या जब भी ज्ञात करनी होती है तो उसका सूत्र क्या होता है, A=Z+N होगा। होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इन टॉपिक से मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सभी अपने इसमें यूज़ में ले लेंगे। ठीक है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, आपके सामने ऑप्शन है, थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, ब्लर सा हो गया, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने, आपको सुमेलित करके बताना है। फर्स्ट लिखा है वाष्पन प्लस संघनन। ये क्रिया किस में होती है, तो आप लिखोगे ये किस में होती है, आसवन। आसवन की क्रिया में ये दोनों ही घटनाएं होती हैं, वाष्पन की भी और संघनन की भी। पहले अशुद्ध पदार्थ का क्या होगा, वाष्पन होगा, फिर हम बाद में शुद्ध पदार्थ कैसे प्राप्त करते हैं, संघनन से। तो इन दोनों को मिला के कौन सी विधि बन जाती है, आसवन विधि। सेकंड है निष्पावन। तो निष्पावन को आप मैच करोगे किससे, इसका आपका आंसर रहेगा अनाज व सूप को अलग करना। अनाज व सूप को अलग करना। अब यहाँ पे सूप हम उसको नहीं कह रहे जो पीने वाला सूप होता है, ठीक है, अनाज के साथ जो अशुद्धियाँ मिली होती हैं उसको अलग करना। तो इसके लिए जो विधि काम में आती है उसको बोलते हैं निष्पावन। नेक्स्ट, अवसादन व निर्धारणा। ये क्या चीज़ है, अवसादन का मतलब होता है सेडिमेंटेशन, और निर्धारणा अपने इंग्लिश में बोलते हैं डिकंटेशन। तो यहाँ से इसका राइट आंसर आपका जाएगा इसके साथ। मिश्रण से भारी अवयव अलग करना, तो उसके लिए जो मेथड काम में आता है उसको अपने बोलते हैं अवसादन व निर्धारणा। फोर्थ ऑप्शन रह गया अपकेंद्रण। तो इसको मैच कर दोगे आप, दही से मक्खन को अलग करना। दही से मक्खन व छाछ को अलग करना, तो उसके लिए जो मेथड काम में आता है उसको बोलते हैं अपने अपकेंद्रण बोलते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल भी अपने कहते हैं। तो ये आपने इसको मैच करके मैंने आपको दिखा दिया। अगर नहीं आपको कोई समझ में आया तो आप पॉइंट पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, संतृप्त विलयन से ठोस क्रिस्टल बनने की क्रिया। संतृप्त विलयन से ठोस क्रिस्टल बनने की क्रिया कहलाती है विभेदी निष्कर्षण, परभाजी आसवन, ऊर्ध्वपातन या क्रिस्टलीकरण। राइट आंसर आपको चूज करना होगा। हम इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में मैं आपको पहले बता देता हूँ सीक्वेंस में, सबको मैं डिटेल में एक एक लाइन बता देता हूँ। विभेदी निष्कर्षण क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, अमिश्रणीय द्रव्यों को पृथक करने की ये विधि होती है। अमिश्रणीय द्रव मतलब जो ऐसे द्रव जो आपस में नहीं मिलते, ठीक है, लेकिन उनको इकट्ठा एक जगह पे रखा गया होता है और उसको पृथक करना है। इसके लिए जो विधि काम में आती है उसको बोलते हैं विभेदी निष्कर्षण। इसमें क्या होगा, हम मिश्रण को पृथककारी कीप में डालते हैं, जिससे दोनों द्रव क्या हो जाते हैं, अलग अलग परतें इनकी बन जाती है। जो भारी द्रव है वो पहले हमें मिलेगा और जो हल्का द्रव है वो बाद में प्राप्त होता है। इसको हम बोलते हैं विभेदी निष्कर्षण। उसके बाद अगर हम बात करें परभाजी आसवन क्या होता है, तो दो द्रवों के क्वथनांकों में जब पर्याप्त अंतर न हो, इस स्थिति में जो विधि काम में आती है उसको हम बोलते हैं परभाजी आसवन। यानी कि क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है, लेकिन हमें फिर भी उन द्रवों को अलग अलग करना है, तो मेथड जो काम मिलेंगे उसको हम बोलते हैं परभाजी आसवन। तो इसमें क्या होगा, जो पहले कम क्वथनांक वाला है और बाद में क्या होगा, अधिक क्वथनांक वाला जो द्रव है वो प्राप्त होता है। पहले कम क्वथनांक वाला, बाद में अधिक क्वथनांक वाला द्रव प्राप्त हो जाता है। वैसे परभाजी आसवन जो हम करते हैं वो किस में करते हैं, पेट्रोलियम के पदार्थ जो अपने को चाहिए होते हैं ना, पेट्रोलियम जो पदार्थ होते हैं, जैसे
प्राकृतिक गैस, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, है ना, डामर, इनको जब अलग करना तो वहाँ पे जो विधि काम में आती है उसका नाम क्या होता है? प्रभाजी आसवन। उसके बाद ये तो आप जानते हैं ऊर्ध्वपातन क्या होता है, हम इसको सिंपली जानते हैं सब्लिमेशन के नाम से भी इसको जानते हैं अपने। ठोस सीधा किस में चेंज हो जाता है? गैस में, और गैस सीधा किस में कन्वर्ट होता है? ठोस में। तो इस प्रकार की जो विधि है वो किस में काम में आती है? उस विधि को हम क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, है ना। नेफ्थलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, कपूर हो गया, इनकी जब हम बात करते हैं इसके अंदर कौन सी क्रिया होती है? ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है। और आपका क्वेश्चन क्या था? संतृप्त विलयन से ठोस क्रिस्टल बनाने की जो क्रिया होती है उसके लिए जो काम में आती है मेथड, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलीकरण, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्रिस्टलाइजेशन। होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से असत्य कथन है। तत्व पदार्थ की शुद्धतम अवस्था है। तत्व के गुण घटक परमाणुओं से भिन्न होते हैं। तत्वों का संकेत लिखा जाता है। तत्व के साथ संख्या नहीं लिखी जाती। ये ऑप्शन आपके सामने है। तत्व से संबंधित मैंने सभी क्वेश्चन इंक्लूड कर लिए हैं आज की वीडियो में और इससे पहले वाले में भी। तो अभी जो इसका जो राइट आंसर होगा, असत्य कथन पूछा है तो ब इसका असत्य कथन है। इन्होंने कह दिया कि जो तत्व के गुण हैं वो घटक परमाणुओं से भिन्न होते हैं। ऐसा नहीं होता। जो इसके अंदर तत्व जिन परमाणुओं से बना है या जिन घटकों से बना है उसके गुण सेम होंगे तत्व के जैसे ही, लेकिन इन्होंने बता दिया कि ये क्या है? भिन्न है। तो भिन्न तो नहीं होते, खैर, इसलिए क्या हो गया? असत्य कथन हो गया आपका। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में उचित परिभाषा है। निम्न में से उचित परिभाषा कौन सी आपको बताना है? देखिए, एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने हेतु आवश्यक ऊर्जा संगलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है, एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने हेतु आवश्यक ऊर्जा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। स ऑप्शन है, बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन होता है। और लास्ट ऑप्शन है, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आपको बताना है उचित परिभाषा कौन सी है। अब वैसे तो ये जो है आपको बता दूं, ये चारों ही ऑप्शन क्या है? सही है इसमें। ठीक है, ध्यान रखना, ए ऑप्शन भी सही है, ब भी सही है, स भी सही है और द भी सही है। तो ध्यान रखना है चारों ही सही है, इसलिए उचित इनको सबको मानेंगे अपने। ठीक है, दो तो स्टार्टिंग वाली परिभाषाएं हैं और थर्ड और फोर्थ मैंने इसको बता दिया कि गलनांक और क्वथनांक इनका क्या होता है। ये चारों ही ऑप्शन सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। अवस्था परिवर्तन कैसे होता है? अगर ठोस बदलता है द्रव में तो उसको हम बोलते हैं गलन, या इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग। और द्रव जब बदलता है गैस में तो इसको बोलते हैं क्वथन, और जिसको अपने इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग। नेक्स्ट, गैस को जब द्रव में बदला जाता है तो इस विधि को बोलते हैं संघनन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हिंदी में इसको संघनन और इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन। और द्रव को जब ठोस में बदला जाता है इसको बोलते हैं हिमीकरण, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीजिंग बोलते हैं अपने। ठीक है। और लास्ट, ठोस को सीधा गैस में बदलना, इसको तो बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। और गैस को ठोस में बदलना क्या कहलाता है? वैसे तो ऊर्ध्वपातन ही होता है, लेकिन कहीं पे इसको निक्षेपण भी बताया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। ऊर्ध्वपातन को सब्लिमेशन और निक्षेपण को बोलते हैं डिपोजिशन, इसको बोलते हैं अपने। तो ये था अवस्था परिवर्तन के बारे में, और ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से संबंधित। पदार्थ की संरचना हमारा टॉपिक था। परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक मिश्रण के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हुआ तो इसका एक पार्ट और अपलोड करने जा रहा हूँ। हमारे पास 3 पार्ट हो जाएंगे इस चैप्टर के, और एक भी क्वेश्चन आपका इनमें से नहीं छूट रहा इस टॉपिक में मेरी तरफ से, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।